मैं आज सुबह एक्चुअली में क्या मेरा गला थोड़ा खराब था, तो आई नॉट टेक दैट लेक्चर। इस वजह से ये लेक्चर थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ा है। तो हम लोग वो ग्रेविटेशन की शीट डिस्कस करने का तय हुआ था ना, जो ग्रेविटेशन की शीट डिस्कस करने का अपना डिसाइड हुआ था। तो वो अपन डिस्कस करते हैं बेटे। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 वाले मैसेज कर दो बच्चों, है ना। हालांकि एक बच्चे का मेरे को एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का भी मैसेज मिला है, तो उससे उसको डाउट है B6 में। पार्ट 1 का A1 B1, A1 B1 C2 D2 E2, सारे 2 वाले में डाउट। B2 भी डाउट है। 1 2 3 4 5 चलो 6 हो गए हैं। इन 6 को बता देता हूँ मैं पहले। पार्ट 1 का A3 B2 E1। ओके, B2 तो पहले लिखा हुआ है मैंने, है ना। A3 भी बता देंगे और E1 भी। Let me take out gravitation sheet. पार्ट 1
आई डोंट नो, मेरे पास सही शीट तो है। अच्छा, पार्ट वन का A1 क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है क्या? मास कैपिटल M splits into टू पार्ट्स, क्या यही क्वेश्चन है बच्चों? नहीं है। ओके ओके। हाँ, मैंने वही वही वाला। नहीं नहीं, एक मिनट को, एक मिनट, आई थिंक दो वर्जन है इसके। आई हैव। ओके ओके, हाँ। द टिपिकल adult human brain has a mass of about 1.4 kg. What force does a full moon, what force does a full moon exert on such a brain when it is directly above with its center 378,000 kilometers away, 378,000 kilometer away, mass of moon इतना। बट इस क्वेश्चन में किसको डाउट आ गया? GM1 M2 बाई आर स्क्वायर लगाओ ना भाई। देखो, GM1 M2 बाई आर स्क्वायर, है ना? तो जी को लिख देते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और मास 1.4 किलोग्राम और मास ऑफ मून 7.34 इंटू 10 की पावर 22। GM1 M2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, तो 378,000 किलोमीटर, और इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में और इस पूरे का ले लिया स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 6.67 इंटू 1.4 इंटू 7.34 इंटू 10 टू दी पावर 22 में से 11 गया तो 11 डिवाइडेड बाय 378 का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर 12।
है ना। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आपका बढ़िया। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो तुम लोगों ने डाउट पूछा था मुझसे वो था A3। तो A3 के बारे में बात करते हैं। हाँ, A3 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 0.26 और 0.26 केजी के दो मासेस रखे हुए हैं। 0.26 केजी एंड 0.26 केजी के दो मासेस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर रखे हुए हैं। और यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और मास रखा हुआ है 0.01 केजी का। अब इसका हमको एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, और ये जो मास है ये दोनों तो फिक्स्ड है। तो ये 0.26 केजी 0.01 केजी वाले को अट्रैक्ट करेगा, ये 0.26 वाला भी 0.01 वाले को अट्रैक्ट करेगा। अब क्या होगा, देखो ये दोनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के ही होंगे, और जैसा कि आप देख सकते हो ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल 53 डिग्री 53 डिग्री दोनों तरफ बन रहा हो। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा F cos 53 प्लस F cos 53 यानी 2 टाइम्स F cos, ऐसा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। और इसको हम लिख लें G इंटू 0.26 इंटू 0.01 G m1 m2 डिवाइडेड बाय ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो 0.1 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 53। कॉस 53 सिंपली होता है 3/5 के बराबर। और जी को ना बेटे अप्रोक्सीमेटली आप 20/3 भी लिख सकते हो। 0.26 को तो एज इट इज रहने दो, ये 0.01 ऊपर है, ये भी 0.01 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा इंटू 3/5। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 तो 8 इंटू 0.26 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब कितना बेटे, 20/3 इंटू 10 की पावर -11 का फैक्टर भी है। इतना ज्यादा फोर्स कैसे आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बहुत कमजोर होता है। 53 कैसे आया बेटे, इस एंगल को आप थीटा मान लो, तो tan थीटा 8/6 लिखा हुआ है, 4/3, थीटा 53 डिग्री हो गया। 8 को 0.26 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 48, 8 कैरी हुआ 4, 8 2 जा 16 और 4 20, 2.08 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ये तो आया फोर्स। और अब इसकी वजह से आप एक्सेलरेशन निकालोगे, तो फोर्स अपॉन मास कर देते हैं, ये आ जाएगा 2.08 इंटू 10 की पावर -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो देखो ये बता रहा है कि भाई क्या है,
बहुत कम एक्सेलरेशन, हाँ, बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कोई खास नहीं होता। फिर सेक्शन बी में से पूछा हुआ है बच्चों ने B1 और B2, तो ये क्या है? B1, व्हाट इज B1? B1, B1, B1. Gravitational potential in a region is given by 20x plus 40y, 20x plus 40y, इतना जूल पर किलोग्राम. Find out gravitational field in Newton per kg at a point having 2,4. तो इंटेंसिटी को कैसे लिखते हैं? माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप. तो ये हो जाएगा -20 आई कैप -40 जे कैप. ये ऐसी इंटेंसिटी हो जाएगी. अभी हमको बोल रहे हैं 2,4 पता करो, लेकिन हमारी इंटेंसिटी तो एक्स और वाई पे डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट आ गई. तो कांस्टेंट आ गई तो इसका मतलब क्या है? 2,4 पे भी इतनी ही रहेगी. ठीक है बच्चों. फिर उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि फोर्स पता लगाओ. तो फोर्स को तो मास इनटू इंटेंसिटी ऐसा लिख सकते हैं. तो 0.25 किलोग्राम मास है, इंटेंसिटी है -20 आई कैप -40 जे कैप, 1/4 तो -5 आई कैप -10 जे कैप. ऐसा फोर्स. उसके बाद जो पूछा हुआ है आप लोगों ने, वो पूछा हुआ है B2. B2 क्या है बेटे? B2 में हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ इज इतना, मीन डेंसिटी इज इतना, फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर. बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर तो -3 GM/2r होता है, राइट? और मास को लिखोगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर 2 आ गया, तो आ गया -2g/r. वी एट द अर्थ सरफेस, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, वी एट द सरफेस पता लगाना है, तो फिर ये 3 और 2 नहीं आएगा, ये 3 और 2 नहीं आएगा, तो फिर आपके पास क्या है, ये कैंसिल वगैरह चीजें नहीं होगी, 4/3 ही रहेगा. तो ये आ जाएगा कितना? -G ρ 4πr² 3, -G ρ 4πr². इसके बाद की कैलकुलेशंस कर लोगे बच्चों? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा भी कर सकते थे. इसको देखो, एक बच्चा ने बढ़िया टेक्निक बताई है. वो क्या बोल रहा है? सर आप r से मल्टीप्लाई करो और r से डिवाइड कर दो, तो ये ऐसा आ जाता है. और ये तो G0 ही होता है, तो इसको -G0 × r ऐसा भी लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते थे बेटे, बहुत अच्छा, वेरी गुड. हाँ ये ज्यादा अच्छा है ना? लेकिन इसमें हो सकता है कि
आंसर अप्रोक्सीमेटली मैच हो अपना, है ना? ठीक है, हो सकता है थोड़ा अप्रोक्सीमेटली हो, बट स्टिल अ गुड मेथड। उसके बाद क्या है? C2D2। C2D2 क्या है? C2 क्या है बच्चों? और दो प्लैनेट ए और बी एक जगह पे फिक्स्ड है डी डिस्टेंस पर, है ना? एक का मास ma है, दूसरे का mb, और उनके बीच की डिस्टेंस है d, और मिड पॉइंट से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, मिनिमम स्पीड पता लगानी है सो दैट वो इंफिनिटी पे पहुंच जाए, और ये दोनों फिक्स्ड है। तो इंफिनिटी पर पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? टोटल एनर्जी को जीरो कर दो तो इंफिनिटी पर पहुंच जाता है ऑब्जेक्ट, या ग्रेटर देन जीरो कर दो, मिनिमम के लिए जीरो कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी हाफ ms इंटू बी मिनिमम का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ms इंटू माइनस जी एम ए बाई डी बाई टू माइनस जी एम बी बाई डी बाई टू, और ये बराबर होना चाहिए जीरो के। तो ms से ms कैंसिल हो जाएगा, बी मिनिमम स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 2g बाई डी इंटू एम ए प्लस एम। तो v मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2g बाई डी इंटू एम ए प्लस, अंडर रूट 2g बाई डी इंटू एम ए प्लस। इनफैक्ट 4 आएगा यहाँ पर, 2 नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? 4 आएगा। फिर उसके बाद पूछा हुआ था D2 आप लोगों ने, है ना? 2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। फिर D2, देखो D2 में क्या दिया हुआ है? टू आइडेंटिकल स्टार्स ऑफ मास m ऑर्बिट अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास, ईच ऑर्बिट इज सर्कुलर एंड हैज रेडियस r। देखो ये किसके अबाउट मूव कर रहे हैं? सेंटर ऑफ D2 का टी एंड ई ही बताओ सिर्फ। ओके, देखो क्या कर रहे हैं बच्चों, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना? ये कैपिटल एम और कैपिटल एम मास के पार्टिकल हैं, और इनका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे ही होगा, और ये आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो दोनों मूव कर रहे हैं आर आर रेडियस, है ना? कुछ देर के बाद ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला उधर जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आर आर रेडियस के सर्कल में दोनों मूव कर रहे हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 2r। तो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे होंगे ये? जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर के बराबर का फोर्स एक दूसरे पर लगा रहे हैं, है ना? और इस फोर्स को हम किसके इक्वेट कर सकते हैं बच्चों?
एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वेट कर दो, तो उससे आपके पास इनकी स्पीड आ जाएगी रूट जी एम बाई 4r, या इसी फोर्स को आप एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वेट कर देते, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाती है ना, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई 4r क्यूब। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है ना। और टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये 2 पाई बाई ओमेगा इसको लिख सकते हैं, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4r क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम, ये इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अब फाइंड द मिनिमम एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू स्टार्स टू इन्फिनिटी। तो देखो इन्फिनिटी पे भेजने के लिए मेरे को क्या करना होता है, टोटल एनर्जी जीरो करनी होती है। अभी इस स्टेट में टोटल एनर्जी इनकी क्या है वो देख लेते हैं, तो वो है माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r, है ना, और ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, तो माइनस जी एम स्क्वायर बाई 2r प्लस एम बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को जी एम बाई 4r लिख, तो ये अभी टोटल एनर्जी इनकी कितनी है, माइनस जी एम स्क्वायर बाई 4r के बराबर टोटल एनर्जी। इस एनर्जी में कुछ ऐड करें कि टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, तो बेसिकली क्या आंसर हो जाएगा उसका, इनिशियल टोटल एनर्जी में एक्स एनर्जी ऐड कर दो कि फाइनल टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, तो एक्स की वैल्यू जी एम स्क्वायर बाई 4r आ जाएगी, तो ये मिनिमम टोटल एनर्जी हो जाएगी जिसके के लिए ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। फिर ई ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, इफ ए मेटेरॉइड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द stars, what value must its speed exceed at that point if it escapes to infinity from the star system। तो बेटे ये तो आप ऐसे सिंपली कर सकते हो कि भाई किसी भी इंस्टेंट पर ये दोनों तो अपने रिवॉल्व कर ही रहे हैं, एक मेट्रॉइड की वेलोसिटी को v इनवर्स मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच की आर आर है। अब हम चाहते हैं ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, तो इसका मास स्मॉल m है, तो इसकी टोटल एनर्जी को जीरो कर देते हैं, तो हाफ एम बी मिनिमम स्क्वायर प्लस एम इंटू माइनस जी कैपिटल एम बाई आर इंटू टू, इसको जीरो कर दो आप, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4 GM बाई आर, ऐसी वी मिनिमम की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी 2 बार और पोटेंशियल एनर्जी 1 बार, अरे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी तो एक बार में ही पूरे सिस्टम की आ जाती है ना। देखो दो पार्टिकल हैं m1 m2 मास के, और ये r डिस्टेंस पे हैं, तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूँ माइनस जी m1 m2 बाई r, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, राइट। ये ऐसा नहीं है कि अकेले m1 की है फिर m2 की अलग से लिखनी है, ये पूरे सिस्टम की ही एक साथ आ जाती है। इनफैक्ट जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो मास इनटू पोटेंशियल, तो ये अकेले पोटेंशियल एनर्जी m मास की नहीं होती, ये m मास की और जिस मास की वजह से पोटेंशियल V लिखा है, इनकी कंबाइंड करके पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है बेटे, पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है, वर्क डन अगेंस्ट इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। तो इंटरनल फोर्स बनाने के लिए क्या है, दोनों के जब इनफैक्ट जब आप mgh भी लिखते हो ना, mgh भी लिखते हो, तो वो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ और m मास के सिस्टम की होती है, वो अकेले m मास की नहीं होती।
अर्थ और एम मास के पूरे सिस्टम की एनर्जी होती है। ओके, बट गुड दैट यू आस्क्ड इट, है ना। इसको हालांकि मैंने पहले भी बताया है ये, बट स्टिल इट टेक्स टाइम टू सिंक इन। और बोलो, ये अपना कौन सा हो गया बच्चों? ये पूरा T2 हो गया। T2 का इसके लिए लास्ट पार्ट है, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या डाउट्स है बच्चों? सेक्शन ई में से भी कुछ लिख रखा था क्या तुमने? हाँ, E1 और E2 वो और बता देते हैं। E1, E1 क्या है बच्चों? E1 is the acceleration due to gravity at a height 1/20th of the radius of Earth above Earth's surface is 9 meter per second square. Find out its approximate value at a point at an equal distance below the surface of the Earth, है ना। तो देखो, ये जो हाइट है ये तो बहुत कम बोल रहे हैं, है ना। Yes, yes, yes. Potential energy is always for a system. It is never for an individual particle or mass, right? It is, देखो पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी कंजर्वेटिव फोर्स के साथ एसोसिएट होती है, ये तो पता ही है हमें, है ना। अब वो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट लगा रहा होगा, तो इन दोनों के कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी होती है। जैसे स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है वो मतलब स्प्रिंग और ब्लॉक के सिस्टम की एनर्जी होती है ना। के Q1 Q2/R जो एनर्जी होती है वो Q1 और Q2 चार्ज से मिलके जो सिस्टम बना है उसकी एनर्जी है, ठीक है। हाँ, कई बार जैसे ऐसे होता है कि एक ऑब्जेक्ट तो चल नहीं रहा, सिर्फ दूसरा ही चल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी वो दूसरे वाले की है, ऐसा लगता है हमको इक्वेशन लिखते समय। लेकिन वाकई में वो होती पूरे सिस्टम की है। जब दोनों चलेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अरे हाँ, ये दोनों की एनर्जी अकेले एक की। देखो E1 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटे? 1/20 द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसके लिए हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? जी एट हाइट एच इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 - 2h/r। वो वाला फॉर्मूला इसके लिए लगा सकते हो। ये वैल्यू 9 दी हुई है, ये सरफेस का हो गया। 1 - h को r/20 लिख देते हैं, तो 2 × r/20 डिवाइडेड बाई r। तो 9 की वैल्यू आ गई G0 × 1 - 1/10। तो 9 इज इक्वल टू 9 G0/। ये एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये आ गई। तो G एट डेप्थ D अगर लिखना है तो वो क्या हो जाता है? G0 × 1 - d/r। तो देखो यहाँ से आप देखोगे तो G0 10 आ रहा है, राइट। G0 इज इक्वल टू 10। उस G0 को आप यहाँ यूज कर लो। 10 × 1 - d की जगह लिख देता हूँ r/20 डिवाइडेड बाई r। r से r कैंसिल हो गया। 1 - 1/20 ये कितना हो जाएगा? 19/20। 19/2 करेंगे तो 9.5। क्या ये बात समझ में आई बच्चों?
अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 का A2। व्हाट इज पार्ट 2 का A2? अच्छा, इसका पार्ट 1 का E2 भी है अभी। ये क्या बोल रहे हैं? If a pendulum has period of exactly 1 second at the equator, what would be its period at the south pole, assuming the earth to be spherical, rotational effect of the earth is to be taken, है ना? तो देखो क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लगाएं। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। ये टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। इक्वेटर पर इतना है तो 1 सेकेंड। इक्वेटर पर G इफेक्टिव क्या होता है? वो होता है G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। पोल पर लिखेंगे तो L/G0 आ जाए। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो T डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G0 अपॉन G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो स्क्वायर कर दो आप तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी G0 अपॉन G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो what you can do is you can take G0 common, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाई G0, और इसको आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर बाई G0 ऐसा भी लिख सकते हैं। रेस टू दी पावर -1 लिख दिया, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ से इसका वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब पार्ट 2 की बारी आ जाती है। पार्ट 2 में जो बच्चों ने डाउट्स अभी तक भेजे हैं मुझे, वो भेजा है A2 A4 A1 A3 B1 B2 B5 B6 B1 B2 B5 B6। इसमें ज्यादा डाउट है, देखो एक एक करके देखते हैं।
सबसे पहले A1 देख लेते हैं। A1 क्या? A1 यही है ना, 4 सिमिलर पार्टिकल्स ऑफ मास m वाला। 4 सिमिलर पार्टिकल्स ऑफ मास m वाला ही था। क्या है बच्चों? अब जैसे इस पार्टिकल को आप ले लो, तो इस पर क्या हो रहा है भाई? इस वाले स्मॉल m पर ये फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, ये फोर्स लगा रहा है, और ये स्मॉल m भी फोर्स लगा रहा है। और ये r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, तो ये वाला फोर्स हो जाएगा gm²/2r²। ये भी हो जाएगा gm²/2r²। और इधर जो लग रहा है ये आ जाएगा gm²/r²। और ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो सेंटर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? gm²/2r² इंटू cos 45 डिग्री इंटू 2। ये सेंटर की तरफ फोर्स होगी। इसमें ऐड कर देंगे gm²/r²। ये टोटल फोर्स हो गया। इसको हम लिख देंगे, क्या पता लगाना है हमको? स्पीड। तो mv²/r लिख देंगे। तो एक m गया, r गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 45 डिग्री 1/√2। तो gm/√2r प्लस gm/r इक्वल टू v²। तो v की क्या वैल्यू आ गई? √gm/r इंटू 1/√2 प्लस 1। ये ऐसी वैल्यू स्पीड की। ये हो गया A1। उसके बाद बात करते हैं A2 की। A2 क्या है बच्चों? देखिए, A2 में हमें दिया हुआ है एक बैलेंस है ना, और 2 मास। देखो क्या होना चाहिए बेटे, इक्विलिब्रियम में दोनों तरफ फोर्स बराबर बराबर लगना चाहिए। F1 मस्ट बी इक्वल टू F, राइट? क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो F1 और F2 बराबर होंगे।
अब देखो बच्चों, एक h1 हाइट पे और एक h2 हाइट पे है ना। अच्छा ये पूछ रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं कि नेट टॉर्क कितना होगा। तो नेट टॉर्क को हम क्या कर सकते हैं, अच्छा जिसकी हाइट ज्यादा है उस पर जी कम लगेगा, जिसकी हाइट कम है उस पर जी ज्यादा लगेगा। तो क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज कम आएगा। तो एम G2 इंटू एल बाई टू माइनस एम G1 इंटू एल बाई टू। तो एम एल बाई टू इंटू G2 माइनस G1 ऐसा आ जाएगा। और G2 को लिखेंगे G0 इंटू 1 - 2h2 बाई रेडियस ऑफ अर्थ। और इसको लिखेंगे G1 इंटू 1 - 2h1 बाई रेडियस ऑफ। तो यहाँ से ये कॉमन आया, 1 - 2h2 बाई आर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 - 2h1 बाई। तो ये आ जाएगा 2/r इंटू h1 माइनस h2। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m G0 h1 माइनस h2 इंटू l बाय। ये बात समझ में आती है बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों सबको? किस किसने ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लिया था भाई? गुड गुड गुड। हमें दिया हुआ है h1 इज ग्रेटर देन, इसका मतलब G1 इज लेस देन G2। तो नेट टॉर्क क्लॉकवाइज बनाना। ओके, तो ये हमारे सेक्शन एक वाले क्वेश्चन हो गए। ए सेक्शन में से और क्या क्या डाउट्स थे बच्चों के? A1 A2 A3 A4 में भी थे। पार्ट 2 में ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। A3 में क्या है? Three particles P, Q and R are as per placed as per figure. P, Q and R का masses है √3m, √3m and m। P और Q के बीच का डिस्टेंस 3d है। P और Q के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3d। और मासेस है √3m और √3m। और एक मास है इधर m।
और ये डिस्टेंस √3d दी हुई है। यहाँ पर भी मास रखा हुआ है एक m। अब क्या बोलना क्या चाह रहे हैं हमसे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए फोर्थ पार्टिकल s ऑफ मास m इज इक्वल। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कर रहे हैं बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तीनों का फोर्स कैलकुलेट करके उसको वेक्टोरली ऐड कर दूंगा, ठीक है। और ये जो एंगल आ जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल तो आ जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। F1, F2, F3। अब F1 को हम कैसे लिखें? G इंटू √3m इंटू m डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 9d स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर, तो √3gm स्क्वायर बाय 12d स्क्वायर, है ना। और इसको हम ऐसे रिजॉल्व करके लिख लें अगर, तो डाउनवर्ड कंपोनेंट में आ जाएगा cos 60 डिग्री, लेफ्ट में आ जाएगा sin 60 डिग्री। तो √3gm स्क्वायर बाय 12d स्क्वायर इंटू माइनस sin 60 डिग्री आई कैप माइनस cos 60 डिग्री जी। ठीक है बेटे। जो F2 फोर्स होगा वो तो डायरेक्टली जे कैप डायरेक्शन में आएगा, और वो हो जाएगा G इंटू M इंटू √3m डिवाइडेड बाई √3d का स्क्वायर, तो 3d स्क्वायर, तो √3gm स्क्वायर बाई d स्क्वायर माइनस जे कैप, ये ऐसा। और फिर F3 को अगर लिखूंगा तो वो आ जाएगा gm स्क्वायर डिवाइडेड बाई उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर यानी 4d स्क्वायर। और उसको कंपोनेंट के रूप में अगर लिखते हैं तो क्योंकि ये एंगल cos 30 है, sin 30 आई कैप माइनस cos 30 j कैप, ये ऐसा है। sin 30 और cos 30 की वैल्यू भी लिख दो, तो gm स्क्वायर बाय 4d स्क्वायर 1/2 आई कैप माइनस √3/2। अब इन तीनों को ऐड कर दो, आप रिजल्टेंट फोर्स पता चल जाएगा बच्चों, है ना। इन तीनों को ऐड करोगे तो निश्चित रूप से रिजल्टेंट फोर्स ओके। ठीक ठीक।
तो ये हो गया A3। A4 देखते हैं। A4 में क्या दिया हुआ है बच्चों? देखो A4 जैसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि 3 मास हैं और L लेंथ के इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टाइसेस पे ये सिचुएटेड है। तो हमें कैलकुलेट करना है क्या कि किस स्पीड से ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होंगे। देखो बच्चों, जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आ जाएगी वो आ जाएगी L/√3, जो सेंट्रॉइड की वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस है L/2, ये है 30 डिग्री। तो cos 30 को लिखेंगे L/2 डिवाइडेड बाई रेडियस। तो √3/2 इक्वल टू L/2 r। तो r की वैल्यू आ जाएगी L/। तो हम लिख देंगे कितना, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू mv²/r। रेडियस निकाल के बताया ना मैंने, ये रहा रेडियस। ये वाला जो ट्राइंगल है, दिस डिस्टेंस इज रेडियस। cos 30 की वैल्यू कंसीडर करके, cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एफ नेट कितना हो जाएगा, gm²/L²। ये फोर्स उधर लग रहा है, इसका सेंटर की तरफ कंपोनेंट ले लें तो cos 30, और दूसरी तरफ भी जो फोर्स लग रहा है उसका भी सेंटर की तरफ कंपोनेंट आएगा तो cos इंटू 2 हो जाएगा। इसको हम इक्वेट कर देंगे mv²/r। तो ये m से m कैंसिल हो गया। तो cos 30 को लिखोगे √3/2 इंटू 2 इक्वल टू v²/r। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। r की वैल्यू L/√3 पुट कर देते हैं, तो gm/L² इंटू √3, L/√3 इसको पुट कर दो। √3 से √3, L से L कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आ जाएगी √gm/L। v की वैल्यू आ जाएगी √gm/L। ये A4 हो गया बच्चों, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं सेक्शन बी पे आ जाते हैं। बी सेक्शन से बच्चों ने पूछा हुआ है B1, B2, B4, B5, B6। B1, what is B1? Let gravitational field in a space be given by E is equal to -k/r. If the reference point is at di, where the potential is Vi, then the relation for potential is। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, V final minus V initial is equal to minus integral A dot dr from R initial to R final। ठीक है, तो ये फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल पता लगाना है, जो कि कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल तो Vi लेने को बोला ही है। E की जगह -k/r d लिख देते हैं, और R इनिशियल को लिख देंगे di, और R फाइनल को R लिख देते हैं।
पोटेंशियल एट आर माइनस बी आई, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, के बाहर आ गया, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन एल एन आर, तो ये हो जाएगा एल एन आर डिवाइडेड बाई डी आई। तो पोटेंशियल एट पोजीशन आर की वैल्यू हो जाएगी पी आई प्लस एल एन ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी, ऐसी वैल्यू इसकी। ठीक है, उसके बाद बी टू में क्या पूछ रहे हैं बेटे? बी टू में हमें एक सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल formed by thin wire AB of mass m and length L, mass m length L। देखो फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर होता है, तो k की जगह रख दो g, लैम्डा की जगह रख दो m बाई l, 2k लैम्डा बाई आर। अब r को l के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, पाई आर को बराबर लिख सकते हो l के, तो r बराबर हो जाएगा l बाई पाई, तो ये हो जाएगा कितना, 2g इंटू m बाई l, और r को लिख देंगे l बाई पाई, तो 2 पाई जी एम बाई एल। और ये किस डायरेक्शन में होगा? देखो ग्रेविटेशनल फील्ड तो इनवर्ड्स होता है, तो इनवर्ड इनवर्ड ये सब करके इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इट विल बी इन पॉजिटिव पाई डायरेक्शन। फिर B4 पे आता है। देखो B4 के बारे में क्या बात कही गई है, two concentric shells of uniform density of mass m1 and m2 are situated as shown in figure। ठीक है, the forces experienced by particle of mass m when placed at positions A, B and C respectively are। अब देखो जब आप उसको A पोजीशन पे रख दोगे, A पे रख दोगे, तो A पॉइंट तो दोनों के लिए बाहर है, तो दोनों जो फोर्स लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, जी M1 इंटू M डिवाइडेड बाई B का स्क्वायर प्लस जी M2 इंटू M डिवाइडेड बाई अगेन B का, तो ये हो जाएगा जी M1 प्लस M2 इंटू M डिवाइडेड बाई B का स्क्वायर, ये ऐसा है। ठीक है, ये कहाँ पे है, एट ए। एट बी की अगर बात करें तो बी वाला किधर है बेटे, M2 के अंदर है लेकिन M1 के बाहर है, तो सिर्फ M1 फोर्स लगा है, तो जी M1 M डिवाइडेड बाई डिस्टेंस Q है, तो Q का स्क्वायर। और C की अगर बात करें तो कैसे लिखेंगे, C पर फोर्स 0 है क्योंकि दोनों के अंदर है। हाँ बच्चों, ये बात समझ में आ रही है ना? डिस्कशन में बोर तो नहीं हो रहे आप? आज इंटरेक्शन कम हो रहा है बच्चों के साथ। हाँ 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 हाँ।
आज परेशान हो गया। अच्छा, ये किया तो है ना सब लोगों ने, कि नहीं किया है भाई? कितने लोगों ने? हाँ, M1 M2 में मास फैला हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना बेटे। देखो, एवरी शेल एवरी शेल कैन बी अज्यूम टू बी प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, राइट? हर शेल को आप उसके सेंटर पे रखा हुआ तो मान सकते ही है। हर शेल को क्या है, आप उसके सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो। मास फैला हुआ है, बट इट कैन बी considered as made up of uniform shells, right? तो उसकी वजह से अपन कर सकते हैं। तीन जगहों पे रखा था हमने। एक पोजीशन ये वाली थी बाहर, एक पोजीशन यहाँ, एक पोजीशन यहाँ। हाँ, ये पोजीशन P है, ठीक है? इसकी डिस्टेंस P है। और ये M1 मास है, ये M2 मास। तो P पॉइंट के लिए दोनों बाहर हैं, तो दोनों के मास को आप क्या कर सकते हो, उनके सेंटर्स पे रखा हुआ मान सकते हो, तो फोर्स आ जाएगा। जब आप Q पे निकालोगे तो ये डिस्टेंस Q है। अब M2 will not exert any force, बट M1 के मास को आप सेंटर पे रखा हुआ मान सकते हो, तो G_M1 स्मॉल m by Q स्क्वायर। और जब यहाँ कहीं पे रख दोगे तो फिर क्या है, फिर तो दोनों के ही अंदर आ गया, तो दोनों ही फोर्स नहीं लगा पाएंगे। अब B5 पे आते हैं। व्हाट इज B5? B5 अच्छा सवाल है, B6 भी अच्छा है, एंड बोथ आर रिलेटेड। एक आ जाएगा तो दूसरा समझना आसान हो ही जाएगा। नाउ लुक एट दिस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये ऐसा, और ये हमें एक शेल दिया गया। We have been just provided with a, ठीक है, इस तरह का शेल हमको दिया गया। अब क्या है बेटे, हमको पूछ रहे हैं यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, पी पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होगी। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट पी? अब देखो बच्चों, इसमें एक लॉजिक हम ये यूज करते हैं कि अगर मैं एक और शेल ऐड कर देता, अगर और एक शेल ऐड कर देता मैं,
और एक शेल अगर ऐड कर देता, जैसे ये वाला शेल ऐड कर दिया, है ना, तो पी पॉइंट पर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लो ऊपर वाला शेल ने ई अपर प्रोड्यूस किया है, या उसको जी नाम दे देते हैं, या आई जी ड्यू टू अपर शेल प्लस जी ड्यू टू लोअर शेल एट पॉइंट बी, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। अच्छा, साथ ही साथ क्या है दोनों के दोनों हेमिस्फेरिकल शेल, तो दोनों की वजह से डायरेक्शन सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो एक एक करके अपन ऑप्शंस को एनालाइज करें। जैसे ए ऑप्शन में कहा गया है कि अपर शेल की वजह से जो जी है वो इस डायरेक्शन, तो लोअर की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, तो लोअर की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, राइट। अब अगर दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में हो गया तो 0 नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये करेक्ट नहीं। बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि लोअर शेल की वजह से बी इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो अपर की वजह से फिर ऐसे हो, भाई दोनों है तो एक जैसे। क्या इस केस में ई रिजल्टेंट 0 आ पाएगा क्या? इसमें भी ई रिजल्टेंट 0 नहीं आ पाएगा, तो ये दोनों भी डायरेक्शन ठीक नहीं। फिर उसके बाद सी ऑप्शन में बोल रहा है कि लोअर से शेल नीचे यूं जनरेट कर। अगर लोअर शेल ऐसे जनरेट करेगा तो अपर शेल ऐसे जनरेट करेगा, इस केस में 0 आ जाएगा, है ना। फिर डी ऑप्शन में बोल रहा है कि लोअर शेल ऐसे जनरेट करे, लोअर शेल इस तरह से जनरेट करे, तो अपर शेल ऐसे जनरेट करे, तो इन दोनों का मिलाकर के भी ई रिजल्टेंट 0 आ जाए, नहीं आ पाएगा। इन दोनों का मिला के भी ई रिजल्टेंट 0 नहीं आ पाएगा। तो एक ही डायरेक्शन है जो कि सिमेट्रिक ई भी बता रहा है, और जो ये भी कह रहा है कि अ, जिससे ई 0 भी हो पाएगा, है ना। तो वो सी ऑप्शन वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि सी आंसर। अब देखो बात क्या है, मतलब ये तो होगा जी ड्यू टू लोअर, और ये हो जाएगा जी ड्यू टू। ये सॉलिड एंगल से कैसे करोगे? मुझे नहीं लगता सॉलिड एंगल से हो पाएगा बेटे। If it was solid sphere, would B be the answer? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा है एक बच्चे ने। ये सवाल अच्छा एक बच्चे ने पूछा है कि अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो क्या बी आंसर हो जाता क्या? बिल्कुल सही बात है बेटे, अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो बी आंसर हो जाता, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के केस में रिजल्टेंट सेंटर की तरफ आना चाहिए, है ना। और सिमेट्री तो अपर और लोअर में तो सिमेट्री वहां भी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, फिर बी आंसर आ जाता। ठीक है। हाँ यार, ये तो तुमने हमारा काम आसान कर दिया, हम ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं अब पेपर में। होलो स्फेयर का शीट में है, सॉलिड स्फेयर का बना सकते हैं। मैं ये मार्क डाल देता हूँ, सॉलिड का बनाओ और
अब देखो बी सिक्स क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसा होगा। अब देखो हमें ये पता चल गई कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो, बेटा देखो सॉलिड स्फीयर में रिजल्टेंट इधर होना चाहिए ना, दोनों को ऐड करने के बाद जी अपर प्लस जी लोअर जीरो नहीं होना चाहिए, जी रिजल्टेंट इधर होना चाहिए। तो हमें ऐसे दो सिमेट्रिक वेक्टर ढूंढने हैं जिनका रिजल्टेंट इधर आ जाए, तो ऐसा और ऐसा हो। ए भी हो सकता था, लेकिन देखो ए तो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्या है भाई, एक कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आना ही चाहिए, उस डाउनवर्ड कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला तो कोई सिस्टम है नहीं ना अपने यहाँ पे, तो डाउनवर्ड कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इधर भी होना चाहिए। ठीक है? भाई डाउनवर्ड कंपोनेंट कैंसिल कैसे होगा, वो तो कैंसिल हो नहीं सकता है, इसलिए हाँ तुम्हारी बात सही है कि वैसे ए हो सकता था, लेकिन डाउनवर्ड कंपोनेंट को कौन कैंसिल करेगा बेटे, है ना। पूरा ही मास अगर नीचे है तो सबके सब नीचे तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, राइट। तो इसलिए नीचे का कंपोनेंट तो रहेगा। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, मतलब कि कौन सा, क्वेश्चन नंबर बी6, उसमें इन पॉइंट्स के पोटेंशियल की बात करी है। देखो जैसे हमें पता चला कि इंटेंसिटी तो इस डायरेक्शन में है, अगर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा, है ना। जी डॉट डी आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ए बी सी ये पूरी की पूरी जो डिस्क जैसी बनेगी ना, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। दिस विल बिकम एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यस हाँ, ये बी सेक्शन के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उसके बाद सी में से क्या क्या पूछा हुआ है बच्चों ने, और C2 पूछा हुआ है। तो C2 की बात करते हैं। Three equal masses, each of mass m at place at corners of an equilateral triangle of side A. What magnitude? किसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो बेटा, ऑफ E। सेम मतलब सेम, नहीं सेम तो नहीं होना चाहिए, सेम तो नहीं होना चाहिए, सेम तो नहीं होना चाहिए, नहीं मैग्नीट्यूड तो सेम तो नहीं होगा बेटे, है ना। m मास बराबर बराबर इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए। If the fourth particle of equal mass is placed at the center of triangle, the net force acting on it is equal to। भाई यहाँ पर अगर आप मास रख दोगे तो उस पे लगने वाला फोर्स तो जीरो ही हो जाएगा, ये तीनों बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे और उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल रहेगा, तो उन फोर्सेस का सम तो जीरो ही है। In the above problem, if fourth particle is placed at the midpoint of side A, then net force acting on it is, यहाँ रख दिया फोर्थ पार्टिकल, फर्स्ट का आंसर तो जीरो, कहाँ रख दिया उसको, इधर रख दिया। तो ये दोनों मिला करके फोर्स जीरो लगाएंगे,
और स्मॉल m जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय √3a/2 का होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 4gmm/3a। फिर क्या है, 3 पार्टिकल्स इज टू बी चेंज टू साइड 2 है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो वर्क को लिख देंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल, u हो जाएगा -3gm² बाय 2a, और ये हो जाएगा -3gm² बाय a, तो ये हो जाएगा 3gm² बाय 2a, इतना वर्क करना पड़ेगा, है ना। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या, इन द अबव गिवन 3 particle system, if 2 particles are kept fixed and third particle is released, then the speed of it when it reaches the midpoint of the side connecting the other two masses। तो हमने क्या किया, मान लो इन दोनों को, नीचे वालों को फिक्स रख दिया और ऊपर वाले को रिलीज कर दिया, तो ये चलते 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 यहाँ तक पहुंचे और कुछ स्पीड एक्वायर कर ले, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर दें, है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gm² बाई a -gm²/a। इस वाली एनर्जी में तो कोई लॉस आया नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 थी, बाद की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gm²/a/2 -gm²/a/2, तो इंटू 2 प्लस हाफ mv², तो m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v²/2 इक्वल टू 4gm/a -2gm/a, तो ये 2gm/a ऐसा आ जाएगा, तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी √4gm/a, ऐसी ये वैल्यू, है ना। यस, ये सेक्शन सी की बात। सेक्शन डी में क्या है, कुछ डाउट्स बेटे, सेक्शन डी के डाउट्स बता दो जल्दी से। सेक्शन डी में क्या क्या डाउट्स हैं, पार्ट 2 का सेक्शन डी। सेक्शन डी में डाउट्स नहीं है, D4E1, D4 में एक बच्चे को डाउट, बोल रहे हैं planet of mass m revolves around the sun of mass capital M in an elliptical orbit. The minimum maximum distance of planet from the sun are r1 and 2. If the minimum velocity of the planet is itna, its maximum velocity will be, तो बेटे v1 r1 equal to v2 r2, ना। D4 में आप क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, m v1 r1 equal to m v2 r2, m से m कैंसिल हो गया, मिनिमम वेलोसिटी इतनी है, ये मिनिमम वेलोसिटी कब होगी, जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, तो अंडर रूट g टू gm r1 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू r इक्वल टू v1 r, तो v1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट 2gm r2 अपॉन r1 प्लस r2 इंटू
इससे B1 आ जाए, है ना। और एक बच्चा E1 में डाउट पूछ रहा है, तो E1 में क्या आ जाए। देखो इसमें क्या होगा, एक प्लैनेट यहाँ है, एक प्लैनेट यहाँ। अब इस आपने रॉकेट को भेजा, तो बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा भी मिलेगा ना जहां पर जी नेट 0 हो जाएगा, तो उस वहां पर उसका वेट 0 हो जाएगा, राइट। ठीक है। और यहाँ ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहां पर शायद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दिया हुआ है। और एस्ट्रोनॉट का वेट 50 किलो है, तो अर्थ पे 500 न्यूटन शो कर रहा होगा, और वहां पर जाकर के 250 न्यूटन ही रह जाएगा। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं पे 0 होगा, और फिर 250 ऐसा। तो उसके वेट वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये बात समझ में आती है। ये आपका E1 हो गया। ठीक है। ओके। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। बाई पैराबोला, नो इट इज नॉट पैराबोला, इट इज सम कर्व्ड ग्राफ। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, डिक्रीज करना है, यहाँ तक पहुंचाना है, फिर ऊपर पहुंचाना है, और स्मूथ ग्राफ होना चाहिए, राइट। तो मतलब अब मैं कैसा बनाऊं उसको, क्या मैं ऐसा बनाऊं उसको, ऐसा बनाऊं, वो दैट डज नॉट मेक मच सेंस, राइट। तो यहाँ पर भी, तो इस वजह से मैंने क्या किया, ऑप्शंस, ऑप्शन से भी देख सकते हो आप। ऑप्शन क्या क्या कैसे कैसे, ऑप्शंस की अगर बात करोगे तो एक ही ऑप्शन मेक सेंस, आउट ऑफ गिवन फोर ओनली वन ऑप्शन मेक सेंस, राइट। एंड दिस इज नॉट अ पैराबोला, दिस इज नॉट अ, दिस इज सम कर्व ग्राफ, दिस इज नॉट पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो बाकी फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर यूनिट टेस्ट, टेक सम रेस्ट and then take the test. What to do if a linear graph which decreases and touches zero, and then it is also given as option. Of course, the graph is not going to be linear, क्योंकि बेटे वो डिनोमिनेटर में 1/x² वाली टर्म आएंगी ना। आप रिजल्टेंट जी बीच में लिखने जाओगे तो 1/x² माइनस 1/d - x का होल स्क्वायर, ऐसी टर्म्स आएंगी। तो ऑब्वियसली द ग्राफ कैन नॉट बी लीनियर, राइट। लीनियर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, नोट्स मैंने भेज दिए हैं आप लोगों को, हाँ। एक पहले वाले जो मैंने भेजे थे वो थोड़ा गलती से भेज दिया है, दूसरे version। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।